टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, कोरा पे कितने ही ऐसे स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर लोग स्टॉक मार्केट के कॉल्स, फेक कॉल्स, प्रीमियम कॉल्स देकर आप सभी लोगों का पैसा डुबा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं जिनका अभी तक ऐसे कॉल सुनकर बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। आप सभी से मेरी विनती है कि कृपया अपना पैसा ऐसे कॉल्स पे कभी भी भरोसा करके मत लगाइए। 200 पे खरीद लीजिए, 225 पे बेच दीजिए या 300 पे बेच दीजिए, 280 पे खरीद लीजिए। ऐसे कॉल्स कभी भी काम लॉन्ग टर्म में नहीं आते हैं। ये प्योर गैम्बलिंग है। आपको ऐसे गैम्बलिंग में या पैसों से ऐसा मोह तो नहीं होना चाहिए। हम सभी चाहते हैं, और स्टॉक मार्केट बहुत पावन इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। आप सभी को मेरी एक विनती है कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख के देखिए। एक बार आप फंडामेंटल एनालिसिस समझ के देखिए, आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। स्टॉक मार्केट में आप अगर ऐसे स्टॉक्स चुनते हैं जो कि वैल्यू स्टॉक्स हैं, जिनको अभी तक हम जैसे इन्वेस्टर्स ने सही मार्केट प्राइस नहीं दिया है, उनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के होने के कारण उनके रेवेन्यू ग्रोथ में इंक्रीज हो रहा है, उनके प्रॉफिट ग्रोथ में इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि फ्यूचर में इन कंपनीज को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो ये सभी चीजें पहचान के कोई एक स्टॉक पिक करके उसको लॉन्ग टर्म 2 साल 5 साल के लिए होल्ड करने का मजा ही कुछ और है। और ऐसे ही कई सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि मोरपिन लैब, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, डिक्सन, ये सभी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हमने और हमारी टीम ने होल्ड करके रखा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो आप भी वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हर एक वीडियो, उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। आप सभी सेक्टर्स के हर एक रेशियो को अच्छे प्रकार से समझकर उसके पीयर्स के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। कितना प्रॉफिट है, कितना कासा परसेंटेज है, कितना आरओए है, कितना उनका इबिटडा है, कितना पेग रेशियो है, पीई रेशियो है, पीबी रेशियो है, आरओई है, आरओए है। ये सभी रेशियोज डिटेल में आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ 7 या 8 वीडियोस हैं जिनको आप अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आप कोई भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करके कंपनी को समझ पाएंगे कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट दे सकती है या फिर नहीं। तो हम आशा करते हैं कि आप ऐसे फेक कॉल से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए और खुद अपना दिनचर्या के 24 घंटे में से कम आधा घंटा, रोज का डेली का आधा घंटा फंडामेंटल एनालिसिस सीखने में, वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने में, ऐसे रेशियोज को समझने में, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को समझने में, इनकम रिपोर्ट को समझने में निकालिए। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एक नई प्लेलिस्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है TYSM स्टॉक प्रिडिक्शन प्लेलिस्ट। TYSM स्टॉक प्रिडिक्शन प्लेलिस्ट में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि किस तरीके से आपको स्टॉक का एनालिसिस करना है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि इस स्टॉक में हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। हम आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि कैसे आप एक कंपनी के बारे में डिटेल में जान पाएंगे कि वो कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल किस प्रकार से काम करता है, उसके प्रमोटर्स कितने ज्यादा केपेबल है, उसकी लीडरशिप टीम कितनी ज्यादा एफिशिएंट डिसीजंस अभी बना रही है। उसके बाद हम जानेंगे कि कंपनी अभी के मुताबिक, इस टाइम के मुताबिक, इस डेकेड और इस एरा के मुताबिक कितना अपग्रेड हो चुकी है, कितने डिजिटलाइजेशन ला चुकी है, जैसे कि IoT हो गया या फिर न्यू डिवाइसेस हो गए या फिर कुछ एफिशिएंट और मशीन्स हो गई, वो किस तरह से अपग्रेड करना चाहती है खुद को। और उसके बाद हम उसके रेवेन्यूज को कंपेयर करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर ग्रोथ को कंपेयर करेंगे, उसके पेग रेशियोज को, उसके मल्टीपल रेशियोज को हम चेक करके आपको लाइव ऑन स्क्रीन समझाने वाले हैं कि कैसे आप एक कंपनी को अच्छे प्रकार से उसका फंडामेंटल एनालिसिस A to Z बिल्कुल सही प्रकार से कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप डिटेल में समझ जाओगे कि कैसे आपको एक कंपनी को एनालाइज करना होता है और कैसे आप एंड डिसीजन में पहुंच सकते हो कि क्या ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है या फिर बिल्कुल भी नहीं। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक पावर जनरेशन सेक्टर कंपनी होने वाली है। नमस्कार आप सभी को, मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बिष्ट आप सभी का इस YouTube चैनल TYSM स्टॉक इन्फो में स्वागत करता हूं। आज हम एक पावर जनरेशन कंपनी के स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं, प्योर अच्छी प्रकार से सभी रेशियोज को समझने वाले हैं।
उसकी इनकम रिपोर्ट में हम चेक करने वाले हैं कि उसको कितना एक्सपेंसेस हुआ, कहां कहां पे उसने एक्सपेंस किया, कहां से आपको इसकी इनकम रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए मिल सकती है। बहुत इन्वेस्टर्स का एक क्वेश्चन था कि सर इनकम रिपोर्ट्स हमें उस वेबसाइट में डाउनलोड के लिए नहीं मिल पा रही है, या फिर क्या कंपनीज क्वार्टर बाय क्वार्टर अपनी इनकम रिपोर्ट्स नहीं देती है। ये बात ऐसी नहीं है, आप सभी कंपनीज की इनकम रिपोर्ट्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और कहां से करनी है मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बहुत पहले 1919 में कंपनी रजिस्टर हुई थी दिशेरगढ़ पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से, डीपीएससी लिमिटेड के नाम से। अब ये डीपीएससी लिमिटेड आज ही कंपनी को 102 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि पावर जनरेशन के फील्ड में अभी काम कर रही है। ये एक यूटिलिटी कंपनी है और इसी के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्सेज से। कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेज यानी कि कोल या फिर विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट्स लाके ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिसेंटली 50 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इस रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल मोड से जनरेट की है, जिसमें से 35.2 मेगावाट एनर्जी इसके विंड एसेट से जनरेट हुई है, जो कि गुजरात एंड कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसी के अलावा 2 मेगावाट की एनर्जी इसके सोलर एसेट से एंड 12 मेगावाट की एनर्जी इसके कोल थर्मल पावर प्लांट से जनरेट हुई है, जो कि वेस्ट बंगाल आसनसोल में सिचुएटेड है। तो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर रही है और ये यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर भी है। यूटिलिटी सर्विसेज यानी कि वो कंपनीज जो कि किसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को बल्क में परचेज करते हैं, और इस कंपनी की खासियत है कि ये रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करती है और उसके बाद जाके इसको हम जैसे कंज्यूमर, जो हमारे जैसे कि गवर्नमेंट यूटिलिटीज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बांट देती है। तो यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करती है। अभी के टाइम पे कंपनी के एमडी है राघव राज कनोरिया जी एंड सुमेश दास गुप्ता जी, जो इसके होल टाइम डायरेक्टर हैं। तो प्रमोटर्स का विजन बहुत ही अच्छा है, जिसको हम अभी लाइव वेबसाइट में पूरा समझने वाले हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू हम देखेंगे। और इसी के अलावा कंपनी ने बहुत अच्छे डिजिटाइजेशन के स्टेप्स भी लिए हैं। स्काडा इंट्रोड्यूस किया है, आईओटी इंट्रोड्यूस किया है, अपने 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है, प्रीपेड मोबाइल रिचार्जेस को इंट्रोड्यूस किया है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स को लगवाया है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये कंपनी डिजिटाइजेशन की तरफ भी धीरे धीरे मूव कर रही है और बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है। जहां तक हमने अभी इसके इनकम प्रेजेंटेशंस में पूरा डिटेल स्टडी किया है, तो आपको हम अभी दिखाने वाले हैं। अब इसी के बाद हम देखने वाले हैं कंपनी के सभी रेशियोज, डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको लाइव वेबसाइट में ले जाकर हर एक डिटेल, उसकी इनकम प्रेजेंटेशन, उसके इनकम रिपोर्ट्स के बारे में, उसके रेशियोज, सभी चीजें हम कंपेयर करके देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लाइव वेबसाइट में। आप अच्छी प्रकार से इसको अपने आप डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। आज 28 नवंबर 2021 का दिन है। ये वीडियो हम कुछ दिनों बाद लाइव कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से आप किसी स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं लाइव वेबसाइट पे। तो चलिए अब हम लाइव समझते हैं कंपनीज के रेशियोज को, हम कंपेयर करते हैं कैसा कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है, कैसा उसका प्रॉफिट ग्रोथ है। हम ये सभी चीज़ें विस्तार में डिटेल में समझने वाले हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें, क्योंकि बाकी सभी कंपनीज का भी आप इसी प्रकार से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेज ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप ticker.phenology.in पर जाकर डीपीएससी लिमिटेड, डीपीएससी एलटीडी अगर लिखेंगे तो ये एक एनएसई रजिस्टर्ड कंपनी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड कंपनी है। आप इसका जो ट्रेडिंग है वो एनएसई पर भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि एनएसई क्या है, तो आप हमारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के प्लेलिस्ट में जाकर
उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कंपनी एसेंशियल्स हमें दिख रहा है, उसके बगल में ही प्राइस समरी है। ये जो स्टॉक है इसका 52 वीक हाई 20 रुपीज तक गया था और 52 वीक लो 9 रुपीज तक ये स्टॉक टच होकर ऊपर आया है। अभी के टाइम पर इसका 24 रुपए 24 रुपीज, ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है क्योंकि इसका रेट अभी बहुत ही ज्यादा कम है और ये हाल ही में ही 4 पॉइंट्स ऊपर आया है। 20% की ग्रोथ इसके शेयर प्राइस पे अभी हुई है। तो क्या ये कंपनी ऐसी ही ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगी या फिर वापस से ये नीचे जाने वाला है? अब चलिए देखते हैं कंपनी एसेंशियल्स में। मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी कंपनी का है 2337 करोड़, यानी कि ये अभी 5000 सीआर के नीचे की मार्केट कैप कंपनी है। इसका मतलब ये एक स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनी है। इसी के अलावा एंटरप्राइज वैल्यू इसकी 2600 सीआर है। क्यों ये दोनों वैल्यूज अलग है आप सभी पहले से ही जानते हैं, क्योंकि यहां पर कंपनी ने डेप्थ लिया हुआ है। मार्केट कैप में डेप्थ को ऐड कर देंगे और कैश सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स भी अच्छे खासे हैं तो कंपनी में लिक्विडिटी अच्छी खासी बनी हुई है। जो शेयर होल्डर बेचना चाहता है उसको बहुत ही इजीली वो शेयर बेच पाएगा और जो खरीदना चाहते हैं वो क्विकली इसका मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो लिक्विडिटी भी अच्छी खासी है, बहुत अच्छी लिक्विडिटी बनी हुई है। इसी के अलावा यहां पर पीई देखें तो 92 का पीई है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये पीई ज्यादा है, कम है या फिर एवरेज है। चलिए वो कहां से स्टडी करते हैं। अब आपको नीचे आ जाना है इस रेशियो पे। अब आप देख सकते हैं पीई चार्ट यहां पे लिखा हुआ है। आप पीई चार्ट को जितना मैक्सिमम हो पाए, अभी देखिए 5 ईयर भी अवेलेबल है इसलिए मैं 5 ईयर पे क्लिक कर दूंगा, बट किसी किसी केसेस में ये 5 ईयर 3 ईयर्स तक अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वो कंपनी ही 1 साल या 3 साल पहले रजिस्टर हुई है। तो अभी इस केस में तो 5 ईयर है क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी 102 साल हो चुके हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो पीई है उसका एवरेज 116, 85, 125, 86, 69, 95, 53 ऑन एन एवरेज मान लीजिए 65 to 70 तक का एवरेज है। और अभी ये एकदम से इसका पीई राइज हुआ है 92.44, यानी कि अभी तक तो ये 60 पे चल रहा था, लेकिन जैसे ही अभी इसका प्राइस ग्रोथ हुआ है वैसे ही इसका जो ओवर बाइंग है वो शुरुआत हो चुकी है। तो अभी ये मैक्सिमम स्टेज तक तो नहीं गया है लेकिन फिर भी इसमें अभी ओवर बाइंग शुरू ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप प्राइस चार्ट को 5 ईयर पे अगर कन्वर्ट करें तो ये स्टॉक 40-44 तक जाकर नीचे आया है। इसमें बहुत डिक्लाइन आया है। ये भी आपको चेक करना है कि क्यों इसमें इतना ज्यादा डिक्लाइन ओवर द ईयर्स आता जा रहा है। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये अभी अभी जस्ट कुछ दिनों पहले नवंबर 4 पे इसका प्राइस जो था वो 16 रुपीज था और आगे आगे आते रहेंगे तो नवंबर 15 में ये 15 रुपए तक गया और अभी नवंबर 25 में 20 रुपए का हुआ और नवंबर 26 में इसका प्राइस 24 रुपीज एकदम से राइज कर गया है। तो अभी आप यहां देख सकते हैं पीई इसका थोड़ा ज्यादा तो है, लेकिन क्या ये अभी ओवर वैल्यूड हो चुका है? क्या ये स्टॉक ज्यादा महंगा बिक रहा है या फिर बहुत ज्यादा ओवर बाइंग हो रही है? तो ये हम मान सकते हैं ऑन एन एवरेज जी हां, इसमें ओवर बाइंग शुरू हो चुकी है। बट ये क्यों हुआ है और क्या ये पोटेंशियल है कि ये और ऊपर जाएगा कि नहीं, वो हम और आगे देखते हैं। पीबी रेशियो जैसे हमने समझा था कि ऐसी बल्कि इंडस्ट्रीज में पावर जनरेशन, इसमें जनरेशन लिखा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पीबी काम नहीं आता, लेकिन पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पीबी की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जनरेशन कंपनीज के पास बहुत सी ज्यादा एसेट्स, हैवी बल्कि एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो बुक वैल्यू कंपनी का 16 रुपए है, 16 रुपीज बुक वैल्यू है और 16 के बदले में ये 24 में अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि पी बाई बी रेशियो 1.47 का है। और इसी को अगर पी बाई बी रेशियो को हम पीयर्स के साथ कंपेयर करें, यहां पर आप सभी पीयर्स यानी कि वो सभी कंपनीज जो कि पावर एंड जनरेशन में अभी हाल ही में काम कर रही है, अगर उनके कंपैरिजन में अगर हम अभी पीबी रेशियो चेक करें तो इस कंपनी का पी बाई बी रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी सभी कंपनीज। अभी हमने समझा था कि पीबी रेशियो कम से कम होना चाहिए, तो 1.47 कम तो है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बाकी सभी कंपनीज का देखें तो उनका और कम है, तो इसका पीबी रेशियो ज्यादा है। इसका मतलब इसके पास एसेट्स कम है और इसका जो शेयर प्राइस है वो ज्यादा महंगा चल रहा है। अभी हम और आगे और फैक्टर्स देखते हैं।
हम इसके लिमिटेशंस को अलग लिखते रहेंगे। अगर आप भी कहीं पे नोट कर रहे हो तो जरूर नोट कर लीजिएगा कि हम लिमिटेशंस सभी चीजें अभी लिखते जाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा, पीई रेशियो कंपनी का बढ़ा हुआ है, कंपनी में ओवर बाइंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पी बाय बी रेशियो भी इसका बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। यह भी आपको बहुत डिटेल में समझना है और लिख भी लेना है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको लगेगा कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि आगे हो सकता है कुछ एसेंशियल कुछ फीचर्स बहुत अच्छे भी हों। इसीलिए आपको समझकर ये सभी लिमिटेशंस को नोट डाउन कर लेना है। यही चीजें आपको एक गलती करने से बचा लेती है। यही चीजें आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा है वो चुनने में आपको और अच्छे तरीके से मदद करती है। तो आपको साथ साथ में चीजें नोट करते जानी है। अब हम देखते हैं फेस वैल्यू। तो जैसे कि हमने फेस वैल्यू के वीडियो में समझा था कि फेस वैल्यू का और मार्केट शेयर प्राइस का कोई भी लेना देना नहीं होता है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी 0.21% का दे रही है, जो कि ठीक है। अगर हमें बाकियों का देखना हुआ कि बाकी इसके जो पीयर्स हैं वो कितना डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं, तो चलिए मान लेते हैं इनमें से अगर मैं पीटीसी इंडिया का देखूं कि पीटीसी इंडिया अभी के टाइम पे कितना डिविडेंड यील्ड दे रही है, तो 6.61% का डिविडेंड यील्ड है। अगर मुझे पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में यह चेक करना है कि इस इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज कितना रहता है डिविडेंड, तो मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स का देखूंगा कि वो कितना डिविडेंड दे रहे हैं। बीएफ यूटिलिटीज की बात करें तो बीएफ यूटिलिटीज यहां पर आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड दे ही नहीं रहा है, 0% डिविडेंड यील्ड है। और ये जीरो क्यों है, अगर मैं वो देखना चाहूं तो मैं यहां देख सकता हूं कैश साइकिल तो बहुत अच्छी है, -195 डेज, यानी कि पूरा काम इसका एडवांस में ही हो जाता है। लेकिन कैश फ्लो पर शेयर आप देख सकते हैं माइनस में है, एफसीएफएफ भी माइनस में है। अगर आप इसकी अर्निंग्स देखेंगे तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इसकी अर्निंग्स नेगेटिव होगी। चलिए देखते हैं, ये देखिए इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है, 168% डाउन इसका प्रॉफिट ग्रोथ गया है। जहां पर 2020 में 2.52 सीआर का प्रॉफिट था, वहीं ये -1.72 पे आ चुका है। सेल्स ग्रोथ भी इसकी -24% है। तो ये चीजें माइनस में हमने जैसे प्रेडिक्शन लगाया कि ये माइनस इसीलिए है क्योंकि इस कंपनी को अर्निंग्स ही नहीं हो रही है। जब अर्निंग्स ही नहीं होगी तो ना तो उसके पास कैश फ्लो होगा और ना ही वो आगे डिविडेंड्स दे पाएगा। इसीलिए इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0% है। तो ये भी मैं आपको डिटेल में समझाते जा रहा हूं कि आप किस तरीके से हर एक रेशियो को देख सकते हैं, और अगर कुछ एक ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आए तो उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, उसके बाद चलिए कुछ और पीयर्स का हम देख लेते हैं, जैसे कि नव भारत वेंचर्स। अगर नव भारत वेंचर्स का हम यहां पर डिविडेंड यील्ड देखें तो ये कंपनी 2.29% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। इसी के अलावा अगर हम देखें रिलायंस इंफ्रा, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर देखें कि रिलायंस इंफ्रा कितना डिविडेंड यील्ड दे रहा है, तो ये अभी 0% है। 0% क्यों है, तो वो भी हम यहां पर देख सकते हैं कि क्या इसका प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। जी हाँ, यहां देखिए पूरा प्रॉफिट ग्रोथ, ये कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही है। इनका सेल्स भी नेगेटिव में था कुछ साल पहले। इनका जो 5 साल का एवरेज अभी तक बना है, तो 5 साल में इनका जो सेल्स ग्रोथ हुआ है वो -% दिखा रहा है। हो सकता है पिछले कई सालों में कंपनी को कुछ अच्छा सेल्स हो रहा हो, लेकिन अभी तक तो इसका प्रॉफिट ही जनरेट नहीं हुआ है, और इसी के कारण ये जो डिविडेंड यील्ड देने की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे 0% केसेस में तो आपको उसको कंपेयर नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा जो कंपनीज अच्छी हैं उसमें आप डिविडेंड यील्ड दे सकते हो। जैसे कि हमने यहां पर देखा था 6.61% था पीटीसी इंडिया के केस में। फिर हमने नव भारत का देखा, वो 2.29% दे रहा है। नेवली, अगर इसका देखें हम एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट शेयर प्राइस अगर हम देखें तो इसका 62.70 का शेयर प्राइस है, डिविडेंड यील्ड 3.99% का है। तो यहां आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो पावर जनरेशन कंपनीज है, वो 6, 2, 3 यानी कि ऑन एन एवरेज 2 से 3% का डिविडेंड यील्ड दे रही है। लेकिन ये कंपनी है जो कि 0.21% डिविडेंड यील्ड दे रही है, जो कि बहुत कम है। अगर आप डिविडेंड्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको क्लियरली स्पेसिफाई कर दूं, और मैंने क्यों
क्यों कहा वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आप डिविडेंड यील्ड का बेनिफिट लेना चाहते हैं, कुछ कुछ कंपनी साल में 3 बार 4 बार 5 बार तक डिविडेंड्स देती है, तो वो कंपनीज अगर आप चुनना चाहते हैं तो ये वो कंपनी आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी अर्निंग्स कम हो रही हैं। बट क्या ये कंपनी ओवरवैल्यूड है? क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक है? वो हम और आगे डिटेल्स देखते हैं। चलिए, बुक वैल्यू हमने यहां पर देख सकते हैं 16 रुपए का बुक वैल्यू है, 16 रुपीज 0.35, जो कि कम है। क्यों कम है वो हमने इसके पीयर्स से कंपेयर करके देख लिया। जैसे कि ये इसका पीयर है, इसका बुक वैल्यू 100 रुपए का है, तो यहां पर पी बाई बी रेशियो 0.62, यानी कि इसके पास हार्ड एसेट्स, हर एक शेयर के प्राइस के पीछे हार्ड एसेट्स इसके पास बहुत अच्छे खासे हैं। वहीं अगर हम नव भारत वेंचर्स में देखें तो 200 रुपए का बुक वैल्यू है, 200 रुपीज के एसेट इसके पास है एक शेयर के पीछे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो उसी के कंपैरिजन में अगर हम यहां देखें इंडिया पावर कॉर्पोरेशन का, तो इसके पास सिर्फ 16 ही रुपए के एसेट्स अवेलेबल हैं। तो ये भी आपको कंपेयर करना होगा। इससे आप देख सकते हो कि इसका पीबी रेशियो क्यों ज्यादा है और बाकी अच्छी कंपनीज का क्यों पीबी रेशियो कम है। अच्छी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीयर्स के कंपैरिजन में वो कंपनी इनसे बेहतर है। अब इंडिया पावर का हम और आगे देखें, कैश, कुछ थोड़ा बहुत कैश इसके पास है जो कि बहुत कम है, लेकिन देख लेते हैं आगे और इसको कंपेयर कर लेते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग ये चीजें नोट करते जा रहे होंगे कि कंपनी के लो साइड्स कहां कहां पर है, क्योंकि मैं तो नोट जरूर कर रहा हूं कि इसका पीबी रेशियो बहुत ज्यादा है, ये डिविडेंड यील्ड बिल्कुल भी नहीं दे रहा है इसके कंपैरिजन के हिसाब से, और इसका पीई भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब और चलिए आगे देखते हैं। डेप्थ कंपनी का 289.33 सीआर है, जो कि कंसिडरेबल डेप्थ है। कंपनी ने अच्छा खासा कर्जा लिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये डेप्थ ज्यादा है, क्या इसके पीयर्स जो इस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, क्या उन्होंने भी डेप्थ लिया है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे नव भारत वेंचर्स का देखें तो हाँ, 174 सीआर का डेप्थ इन्होंने भी लिया है। मार्केट कैप भी लगभग 1500 करोड़ के आसपास है, स्मॉल कैप कंपनी है। अगर नेवली लिग्नाइट का देखें तो हाँ, इन्होंने भी 15,000 करोड़ तक का डेप्थ लिया हुआ है। तो डेप्थ यहाँ पर कॉमन चीज है। अगर इस इंडस्ट्री में डेप्थ ले रही हैं कंपनीज तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। उस केस में हम आरओसीई को चेक कर लेंगे कि आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना है। कंपनी पूरे कर्जे का पैसा और इक्विटी का पैसा सभी जगह से, जहां से भी उसको डिपॉजिट मिला है, वो सभी पैसे पर कितना पैसा बना रही है, वो फैक्टर हम लोग आरओसीई को चेक करेंगे, ना ही आरओई को। इस केस में इतना डेप्थ लेकर भी कंपनी 3% का आरओसीई दे रही है, और उसके कंपैरिजन में अगर मैं पीयर्स में देखूं तो इस कंपनी ने 7.87% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। और इसी के अलावा नेवली के बात करें तो 9.42% का आरओसीई इस कंपनी ने दिया हुआ है। पीटीसी इंडिया लिमिटेड जो कि 6% का डिविडेंड यील्ड दे रही थी, इस कंपनी में भी डेप्थ तो है, लेकिन कंपनी 13.33% का आरओसीई दे रही है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगी, बिल्कुल स्पेसिफिक चीजें बता देंगी कि कैसे आप ये देख सकते हो कि इंडिया पावर में जिस पर्सन ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उसने कंपनी एसेंशियल्स चेक ही नहीं किए। क्योंकि अगर आप जैसे इन्वेस्टर, आप अगर इसको चेक कर रहे हो तो आप सीधा देख सकते हो कि कंपनी जो रिटर्न दे रही है वो कितना कम रिटर्न दे रही है। ये रिटर्न परसेंटेज आप सीधा अपनी आंखों से यहां पर देख सकते हो। अगर फिर भी आपको और चेक करना है तो चलिए और डिटेल में इसको अच्छे तरीके से चेक करते हैं। यहां तक आपने समझ लिया कि आरओसीई इसका पीयर्स के मुताबिक बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। चलिए, प्रमोटर होल्डिंग यहां पर आपको नीचे दिख जाएगी। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, यहां हम देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग तो ठीक है, 59.49 की होल्डिंग कांस्टेंट रखी है, लेकिन यहां पर कंपनी में प्लेजिंग है 67.24% की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो पूरी प्लेज्ड है, यानी कि गिरवी रखी गई है, या तो बैंक्स के पास नहीं तो कोई और एंटिटीज या ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पूरी होल्डिंग्स को गिरवी रखा गया है। हो सकता है कंपनी ने डेप्थ लिया हो या फिर कुछ पैसों की जरूरत ऐसी पड़ गई हो कि कंपनी को अपनी पूरी होल्डिंग्स जो है वो गिरवी रखनी पड़ गई हो। तो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से मैं तो अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन बिल्कुल ही खत्म कर देता। मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत रिस्कियर केस हो सकता है। ऐसी कंपनी जिसका पीबी भी बहुत ज्यादा है पीयर्स के कंपैरिजन में, जिसका आरओसीई भी कम है,
और जिस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने सभी शेयर्स में से 67 यानी कि 3/4 हिस्सा प्लेज कर रखा हो या फिर गिरवी रखा हुआ हो, उस कंपनी पे हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए और डिटेल में समझते हैं। आशा करता हूं आप ये सभी पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे होंगे, जिससे आपको और डिटेल में बाकी कंपनीज का एनालिसिस करने में भी समझ आ सके और आप इसी मेथड से, इसी फंडामेंटल एनालिसिस के प्रोसेस से बाकी कंपनीज को भी समझ सकें और एक बेहतर स्टॉक चुन सकें। चलिए और आगे बात करते हैं। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग हमने देख लिया कि बहुत ज्यादा प्लेजिंग हो रखी है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर ये पिछले 12 महीने का जो टर्नओवर है उसके बेसिस पर यहां पर अर्निंग पर शेयर की वैल्यू दी है 0.26 रुपीज यहां पर अर्निंग पर शेयर है। अब अगर यहीं इसको पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो यहां आप देख सकते हैं 12 रुपए का अर्निंग पर शेयर है। यहां अगर नव भारत वेंचर्स में मैं देखूं तो 16 रुपए का ईपीएस है। अगर मैं नेवली में देखूं तो 9 रुपए का ईपीएस है। और वहीं इंडिया पावर जो है वो 0.26, नॉट इवन 1 रुपीज, 26 पैसे का ईपीएस हमें दे रहा है। तो क्या आप एक ऐसी कंपनी में 24 रुपए डालेंगे जो कि आपको उसकी अर्निंग का 26 पैसा देगी? क्या आप इतना रिस्क लेंगे कि आपको एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिले जहां पे आपको उसकी अर्निंग्स का 26 पैसा लेने के लिए 24 रुपए इन्वेस्ट करने पड़े? तो ये डिसीजन है, ये क्वेश्चंस है जो कि आपको खुद से पूछने होंगे और जाहिर सी बात है इसका आंसर ना ही होगा। सेल्स ग्रोथ, अगर आप यहां पे सेल्स ग्रोथ देखें तो 3.87% की सेल्स ग्रोथ है, जो कि ठीक है। हम आगे देखते हैं किस तरह से है। आरओई परसेंटेज 1.69 का है, लेकिन इसकी कोई जरूरत यहां पे नहीं है क्योंकि कंपनी ने डेप्थ, कंसिडरेबल अमाउंट, अच्छा खासा डेप्थ लिया हुआ है। आरओसीई देखें तो 2.99% का आरओसीई भी कंपनी का है, जो कि कम है, लेकिन आगे चलिए देखते हैं इसके बारे में। प्रॉफिट ग्रोथ है जो कि ठीक है, 59.80% इज गुड इनफ, अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। अब हमने कुछ रेशियोज को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है जो कि हम यहां पर देख सकते हैं। क्विक रेशियो 1.16, यानी कि अगर तुरंत कोई शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की बात आ जाए तो क्या कंपनी अपना शॉर्ट टर्म लोन पे ऑफ कर पाएगी? तो हां, कंपनी 1.16 यानी कि लायबल इनफ है, वो एक बार अपना शॉर्ट टर्म लोन जो है वो पे ऑफ कर सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर देखें तो वो भी 1.55 है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम नेवली का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखें तो 2.79 है। बीएफ यूटिलिटीज का देखें तो ये तो माइनस में, क्योंकि इसकी तो अर्निंग्स ही नहीं हो रही है। पीटीसी इंडिया का देखें अगर यही रेशियो तो 17.41 है। ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि उतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का हो रहा है। लेकिन इस केस में क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी बहुत कम कमा रही है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत कम है। 1.55 इज बहुत कम है, बहुत लो है। तो ये भी आप देख सकते हो, इसको भी एक लो लाइट पॉइंट में आप नोट डाउन कर सकते हो। कोर इबिटा मार्जिन रेशियो 16.58 का है। कैश साइकिल 51.75 डेज की कैश साइकिल है। अब ये ज्यादा है कि कम है, ये हम उसके पीयर्स से अगर कंपेयर करें, कैश साइकिल 269 डेज की है नेवली की, जो कि बहुत ज्यादा है। ये कैश साइकिल कम से कम होनी चाहिए, 119 दिन कैश साइकिल इज गुड इनफ। और पीटीसी इंडिया के केस में 46 डेज की कैश साइकिल है। तो उस केस में अगर हम देखें तो इंडिया पावर कैश साइकिल के डेज में अच्छा है, क्योंकि हो सकता है उसका नेटवर्क छोटा हो, अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, एंड प्रोडक्ट को सेल करने में और पैसा जमा करने में कम समय लगता हो, तो ये जल्दी अपना पैसा रिकवर कर लेता है, जो कि अच्छी बात है। ये एक पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा। कैश साइकिल डेज इसका 51 डेज है। कैश फ्लो पर शेयर देखें तो 0.34 का है। अब अगर कंपनी के अंदर में ही मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो ईपीएस 0.26 का है और कैश फ्लो 0.34 का है। तो इसका मतलब है कि कंपनी जो अर्निंग प्रॉफिट दिखा रही है वो बहुत अच्छा फिगर दिखा रही है, सही फिगर दिखा रही है। अच्छा नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत कम है, लेकिन सही फिगर दिखा रही है, क्योंकि प्रॉफिट के बदले में कंपनी को कैश रिसीव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग की मदद से कुछ एक अलग चीजें करके प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया है लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर 0.34 का कैश भी रिसीव पर शेयर के पीछे हो रहा है, तो अच्छी बात है।
अब उसी के बाद देखें पीई चार्ट, जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। पीबी चार्ट अगर आप देखना चाहें, प्राइस टू बुक रेशियो, तो प्राइस टू बुक रेशियो बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे उसका शेयर प्राइस इंप्रूव हो रहा है, लेकिन एसेट्स कंपनी के पास कम है, इसलिए उसका पीबी रेशियो इंक्रीज बहुत ज्यादा हो चुका है। अब वहीं हमने प्राइस चार्ट भी देख लिया है। प्राइस चार्ट के बाद हम नीचे आ जाते हैं सेल्स ग्रोथ पे। अब आप यहां देख सकते हैं 5 साल, पिछले 5 साल के कंपैरिजन में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, पहले वो माइनस में था, अब 3 साल में वो एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव आया है, और पिछले 1 साल में कंपनी ने थोड़ा सा और सेल्स में ग्रोथ अपनी लाई है। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल तो वो नेगेटिव थी, 3 सालों में अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ 7%, और पिछले ही साल इसको अच्छा मुनाफा हुआ है 59.8% का प्रॉफिट ग्रोथ आप यहां पर देख सकते हो। तो अगर मैं पीयर्स से कंपेयर ना करूं और मैं सिर्फ इस कंपनी के एसेंशियल्स देखूं, यहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है और धीरे धीरे कंपनी की सेल्स भी इंप्रूव हो रही है। और हमने यहां पर एक पॉजिटिव फैक्टर यह भी देखा कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उससे ज्यादा कंपनी का कैश फ्लो है, जो कि अच्छी बात है। अब हम और नीचे अगर देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो पहले ये 5% था, फिर ये 4 के आसपास, 4.5 के आसपास हुआ, और अब ये 3 पे आ गया। तो आरओसीई जो है, रिटर्न्स इन्वेस्टर को कम 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 मिलता जा रहा है, और वही कंडीशन जो है वो आरओई के केस में भी हो रही है, जिसे आप पॉजिटिव साइड में नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पर कंपनी का सीएफओ, कैश फ्लो कंपनी के पास अच्छा खासा है। अब बात करें इंटरेस्ट कवर रेशियो की, तो यहां पर 1.55 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। प्राइस टू कैश फ्लो, यानी कि जितना कंपनी के पास कैश है उसका 71 टाइम्स प्राइस अभी करंट प्राइस मार्केट में उसका चल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। 71 जो रेशियो है ये तो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब कंपनी के पास जितना पैसा है वो प्रॉफिट के हिसाब से तो ज्यादा है, लेकिन अभी जो मार्केट उसको वैल्यू कर रहा है उसको बहुत ही ज्यादा मार्केट अभी वैल्यू कर चुका है। तो ये रेशियो कम से कम होना चाहिए, लेकिन इस केस में इसका 71 का रेशियो है। डेप्ट टू इक्विटी अगर हम देखें तो यहां पर 0.18 डेप्ट टू इक्विटी है, जो कि ठीक है, ज्यादा नहीं है, कंसिडरेबल है, लेकिन ठीक है। 0.18 इज स्टिल गुड। अब हम नीचे देखें, जो कि हमने ऑलरेडी चेक किया, प्लेजिंग बहुत ज्यादा है, जो कि एक बहुत अच्छा नेगेटिव सिंबल हमें यहां पर दिखा देता है। कोई भी अगर इन्वेस्टर देखेगा तो सबसे पहले हम प्लेजिंग जरूर चेक करेंगे, और कंपनी के यहां पर प्लेजिंग बहुत ज्यादा है। अगर आप लिमिटेशंस में देखेंगे, वही सारे पॉइंट्स जो कि हमने अभी वीडियो में समझे, एक एक करके रेशियो में समझे, वो आपको यहां पर लिमिटेशंस में भी डायरेक्टली दिख जाएंगे। हमने बात करी कि सीएफओ पैट अच्छा है, वो आपको यहां पे दिख गया। कैश कन्वर्जन साइकिल अच्छा है, वो आपको यहां पे स्ट्रेंथ में दिख गया। इतनी ही हमने स्ट्रेंथ देखी, और इससे ज्यादा मुझे लगा कि सेल्स और प्रॉफिट भी कंपनी अब धीरे धीरे अच्छा कर रही है। लेकिन लिमिटेशंस में आप अगर देखेंगे तो जो भी हमने अपने नेगेटिव साइड में पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, और जो ये पॉइंट्स है, आप इनको मैच कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमने यहां पर डिस्कस करी। अब इसी के अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम चेक करना चाहें, अब मान लीजिए कि अगर वो रिजल्ट्स अच्छे होते, अगर बाकी सभी रेशियोज अच्छे होते और हम क्वार्टरली रिजल्ट्स या इनकम प्रेजेंटेशन को देखना चाहते, तो किस हिसाब से हम इसकी इनकम प्रेजेंटेशन और इनकम रिपोर्ट्स को देखकर ये समझ सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। चलिए अब वो समझते हैं। यहां पर आपको क्वार्टरली नाम से एक टैब दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के सेक्शन में आ जाएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स के सेक्शन में आप यहां देख सकते हैं सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून एंड सितंबर अगेन। यहां पर आपको हर 3 महीने का क्वार्टरली रिजल्ट्स दिख रहा है। नेट सेल्स अगर आप यहां पे देखेंगे तो दिसंबर में 140 करोड़ की सेल्स थी, मार्च में भी 140 करोड़ की सेल्स थी, जून में 117 करोड़, यानी कि यहां पर मार्च में से जून में जब ये कंपनी गई तो यहां बीच में जो क्वार्टर में सेल्स हुई वो बहुत हद तक डिक्रीज हो गई। इसी के बाद सितंबर में वापस से एक अच्छा पॉजिटिव साइड कंपनी को देखने में मिला है। अब इसी को अगर हम इनकम रिपोर्ट से समझना चाहें तो वो कैसे करेंगे? कंपनी की क्या पॉजिटिव साइड्स है और कंपनी की क्या नेगेटिव साइड्स हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इनकम रिपोर्ट्स और एनुअल रिपोर्ट से आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिल सकती है, आप कैसे इसको हेल्प कर सकते हो, बाकी सभी कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस में इसको किस प्रकार से आप
यूज कर सकते हो, चलिए वो देखते हैं। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अगर हम जाते हैं तो प्रेजेंटेशन कुछ नहीं मिलती है। आप यहाँ देख सकते हैं करंटली वी डू नॉट हैव एनी प्रेजेंटेशन एंड कॉन कॉल रिलेटेड टू दिस कंपनी। तो हम कहाँ से उसकी प्रेजेंटेशन और इनकम रिपोर्ट्स को निकाल के लाएं? तो आपको मैं बहुत आसान सा एक मेथड बताता हूँ। हमने जैसे कि आईपीओ के वीडियो में समझा था कि हर एक कंपनी जो कि पब्लिक लिमिटेड होती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको इंश्योर करना होता है कि वो अपने सभी अकाउंटिंग एसेंशियल्स, अपने सभी फाइनेंशियल डिसीजंस और अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को टाइम टू टाइम सेबी को इंट्रोड्यूस करते रहे और अपनी वेबसाइट पर भी इंट्रोड्यूस करते रहे। तो आप यहां से इसको राइट क्लिक करके सर्च गूगल कर सकते हैं, आपको उसकी वेबसाइट दिख जाएगी। देखिए indiapower.com, आपको यहां पर इसकी वेबसाइट दिख जाएगी, इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड indiapower.com। और ऐसे ही जितनी भी NSE रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उन सभी की आपको वेबसाइट मिल जाएगी। अब इसकी वेबसाइट में जाकर हम इन्वेस्टर्स सेक्शन में सर्च करेंगे, हमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन चाहिए, हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं। तो आप यहां देख सकते हैं इन्वेस्टर रिलेशन आपको टैब दिख जाएगा। ऐसे ही हर एक कंपनी के वेबसाइट में आपको इन्वेस्टर नाम जहां पर दिखे वहां पर आपको देख लेना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, तो एक जो नया पेज ओपन होगा वहां पर आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स आपके फाइनेंशियल्स की मिल जाएगी मुझे। वहां पर कंपनी का जो भी इनकम रिपोर्ट है, फाइनेंशियल ईयर के जो स्टेटमेंट्स है, एनुअल रिपोर्ट्स के स्टेटमेंट्स है, वो सभी मुझे यहां पर दिख रहे हैं। इस प्लस सिंबल पे मैं क्लिक करता हूं तो रिसेंट में जो लिस्ट आई है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो कि अनऑडिटेड रिपोर्ट है जो हमें चेक करनी है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग्स जो हुई हैं उसका जो डेटा है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स यानी कि 2022 के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, कितनी इनकम रही, कहां कहां उसने एक्सपेंस किए, वो सभी चीजें आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। फाइनेंशियल ईयर 2022 के सेकेंड क्वार्टर में आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना उसने लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया। तो अभी जैसे कि नवंबर का महीना चल रहा है, तो नवंबर के महीने से पहले कंपनी ने ऑलरेडी 2 रिपोर्ट्स अपनी लाइव कर दी हैं, क्वार्टर 1 की और क्वार्टर 2 की, जो मैंने आपके लिए पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है। आप यहां देख सकते हैं 9 अगस्त 2021 को कंपनी ने अपने फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट निकाली थी और यहां आप देख सकते हैं 12 नवंबर को उसने सेकेंड क्वार्टर की अपनी रिपोर्ट लाइव कर दी है। तो इसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। अब उससे पहले हम यहां पर देखेंगे, अब आप समझ गए कि कहां से आपको इनकम रिपोर्ट्स, आपको कहां से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस डाउनलोड करने के लिए मिल सकती हैं। अब वापस से हम यहां पर कंपनी एसेंशियल्स के पेज पे P&L पे आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो एक साल का फिगर दिखाता है और वहीं क्वार्टरली रिजल्ट्स जो होते हैं वो और डिटेल में कंपनी के बारे में बताते हैं कि 3-3 महीने में कंपनी का क्या स्टेटस रहा है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं गूगल पे जो कि 9 मंथ का डेटा भी दिखाती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप 3-3 महीने के हिसाब से ही स्टडी कीजिए या फिर आप एनुअल स्टडी कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3 महीने में ज्यादा अच्छा फिगर मिलेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से आप कंपनी को समझ पाओगे। अब इसे हमें किस तरह से स्टडी करना है, अब वो समझते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में हम यहां देख सकते हैं नेट सेल्स जो कंपनी की है, पहले वो इंक्रीज हुई, फिर वो वापस से डिक्रीज हुई और फिर वापस से इंक्रीज हुई। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले क्वार्टर में और दूसरे क्वार्टर में यहां पर सेल्स जो है वो पहले डिक्रीज हुई है फिर इंप्रूव हुई है। तो क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे कंपनी के जो यहां पर सेल्स में इतना डिक्रीजन और इंप्रूवमेंट आया है? कहां पर कौन सा वो रीजन है? अगर मुझे वो जानना है तो मुझे यहां पर नहीं मिलेगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इनकम प्रेजेंटेशन में। अब मैं यहां पर अगर देखूं, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट इनकम रिपोर्ट दिखाता हूं, यहां पे 9 अगस्त की है। इसके अगर मैं 3rd या 4th पेज तक चले जाऊं तो वहां हाँ देखिए यहां पर मुझे मिल गया। अब यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 31 मार्च 2021 का जो ऑडिटेड रिपोर्ट है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मुझे दिखा रहा है 140 CR। तो क्या ये 140 CR, जो कि ये टर्म्स लाख में दिया है, हम इसको CR में कन्वर्ट करेंगे तो 140 करोड़ आ गया। तो क्या ये सही लिखा है? अब यहां पर हम देखते हैं फिर से वेबसाइट में, तो यहां हम देख सकते हैं जी हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है, 140 CR है। अब वापस से अगर मैं यहां देखूं फर्स्ट क्वार्टर की, ये जो रिजल्ट है ये 2021 का 4th क्वार्टर का रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है ये 2022 क्वार्टर का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, जो कि 117 करोड़ है। क्या ये 117 करोड़ है? जी हाँ, देखिए 117 करोड़ का रिजल्ट यहां पे है, मतलब बिल्कुल करेक्ट सटीक फिगर वहां पे लिखा हुआ है। अब अगर मुझे ये देखना हुआ कि यहां पर तो कंपनी की टोटल इनकम
इनकम हुई थी 146 करोड़ और यहां पर इनकम हो गई 130 करोड़, यानी कि इतना जो स्टीप लॉस हुआ है कंपनी को, जो हमने यहां पर देखा कि 140 से 117 पे ये जो गिरा है, तो ये क्यों गिरा? अब इसका जो मेन रीजन है वो आप यहां से स्टडी कर सकते हो कि यहां पर जो कंपनी की रेवेन्यू हुई है ऑपरेशन से, सबसे पहले तो वो ही बहुत डिक्लाइन हो चुकी है। अब जब पैसा ही बहुत कम आया, सेल्स हुई ही नहीं, तो उसके बाद जो यहां पर कंपनी ने रेंट पे किया वो भी बढ़ गया। कंपनी का जो रेंट पहले 178 लाख रुपीस पे किया था, वहीं अगर यहां देखेंगे तो वो 4 करोड़ रुपए पे किया है, तो 1 करोड़ से सीधा 4 करोड़ रेंट हो गया, तो वो भी बढ़ गया। तो उस वजह से फाइनली अगर आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ गए, जिस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड जो था यहां पर 323 का प्रॉफिट था, वहीं वो गिर के 311 का हो गया। क्या ये सही है? क्या ये जो प्रॉफिट है वो इतना ही हुआ? तो यहां आप देख सकते हो जो 3 करोड़ का प्रॉफिट था वो गिर के 3 करोड़ 12 लाख का हो गया। तो इस तरीके से आप डिटेल स्टडी कर सकते हो कि वो जो खर्चा है वो कहां कहां पे खर्चा हुआ, एनर्जी परचेज पे कितना खर्चा किया, लीज रेंट कितना पे किया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने थे, डिप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन के कितने एक्सपेंस हुए। ये सभी चीजों का हमने फंडामेंटल एनालिसिस में डिटेल्ड एक एक टर्म का मतलब समझाया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी आपको लिंक ऊपर आई बटन में दिख जाएगी, वो भी आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको ये सभी चीजें डिटेल में समझ आ सके। हमने वो वीडियोस इसीलिए पहले बनाए जिससे आप जब इनकम प्रेजेंटेशन को स्टडी करने के लिए आओ तो आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। अब यही चीज है, अगर आपको ये देखना हुआ कि 117 करोड़ से ये 138 करोड़ कैसे हुआ, तो उसके लिए आप आ जाइए 12 नवंबर की इनकम रिपोर्ट पे। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपके लिए नीचे चले जाऊं 3rd या 4th पेज पे आप यहां पर देख पाएंगे। देखिए यहां पर अनऑडिटेड रिपोर्ट्स आपको दिख जाएंगी। ये है आपका 2022 का फर्स्ट क्वार्टर और ये है आपका 2022 का सेकंड क्वार्टर, क्योंकि यहां पे जो क्वार्टर की रिपोर्ट्स आती है वो 2 महीने के बाद आती है। अप्रैल मई जून आपका पहला क्वार्टर है 2022 का। अब ये जून खत्म हुआ, जुलाई और अगस्त, यानी कि 2 महीने बाद आपका पहला क्वार्टर का रिपोर्ट आता है। अब वैसे ही हम देखें अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर में आपका क्वार्टर खत्म हुआ, तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने, सितंबर से 2 महीने के बाद आपका जो पहले सेकेंड क्वार्टर का रिपोर्ट था आप यहां देख सकते हैं आ जाएगा। तो अभी नवंबर चल रहा है, इसीलिए जो आपने यहां पर डेट देखी वो 12 नवंबर की थी। तो 12 नवंबर यानी कि सितंबर के 2 महीने बाद कंपनी ने अपना सेकंड क्वार्टर का रिपोर्ट यहां पर लाइव कर दिया है। अब यहां पर हम देखें तो यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 117 करोड़ से जंप होकर 138 करोड़ पर गया है। क्या ये बात सही है? 117 से 138 पे गया है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देख सकते हैं हम एक्सपेंसेस। अब हमें एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं कि जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आया वो कंपनी ने कहां कहां पर यूटिलाइज किया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे परचेज ऑफ मीटर, 3 करोड़ रुपए के कंपनी ने मीटर परचेज किए हैं। एनर्जी परचेज, कंपनी ने अपनी यहां पर 86 करोड़ की एनर्जी परचेज करी थी, यहां पर 98 करोड़ की एनर्जी कंपनी ने परचेज की है। मतलब पूरा 12 करोड़ का ज्यादा एनर्जी यहां पर परचेज हुआ है, जो कि अच्छी बात है, यानी कि कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा तरीके से बढ़ाना चाहती है। लीज रेंट लगभग उतना ही है, 4 करोड़ के आसपास ही लीज रेंट है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स और बाकी सारी चीजें भी आप यहां पर स्टडी कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस आप देखेंगे और यहां अगर आप प्रॉफिट लॉस देखें तो 311 जो प्रॉफिट था वो गिरकर हो गया है 156 लाख का प्रॉफिट। तो आप यहां पर भी इसका वेरीफाई कर सकते हैं, 1 करोड़ गिरकर यहां पर 1 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो यहां प्रॉफिट में बहुत स्टीप लॉस आया है, लेकिन यहां हम देख सकते हैं कि 12 करोड़ का तो एक्स्ट्रा कंपनी ने एनर्जी परचेज किया था। तो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि कंपनी ने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अपना जो यूटिलिटी सर्विसेज है, उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश यहां पर कर रही है। तो ये चीजें आप डिटेल में इस प्रकार से इनकम प्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं कि कहां पर कंपनी का परचेजिंग हुआ, किस तरीके से कंपनी ने अपना एक्स्ट्रा पैसा कहां खर्च किया, कैसे कैसे कंपनी को लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना एक्सपेंस कंपनी ने किस किस सेक्टर में किया, वो सभी चीजें आपको यहां पर इनकम रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इनकम रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स भी इस कंपनी की स्टडी कर सकते हो।
अब इसी के साथ अगर हमने देखा कि एनर्जी परचेज में इंक्रीज हुआ है, कंपनी ने ज़्यादा एनर्जी परचेज करी है, जो कि हमने यहाँ पर इसमें देख लिया कि यहाँ कंपनी ने 12 करोड़ की ज़्यादा एनर्जी परचेज करी है। अब हम जब एनुअल रिपोर्ट को स्टडी कर रहे थे, एनुअल रिपोर्ट आपको कंपनी की वेबसाइट में यहाँ पर आपको कंपनी का एनुअल रिपोर्ट 2020 से लेकर 21 का मिल जाएगा। इसको क्लिक करके जब आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, यहाँ हमें पढ़ते समय एक और बात पहचानने में मिली। 7वें पेज पे हम आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में जब यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक बात लिखी हुई है, जो आप नीचे देखेंगे, योर कंपनी हैज बीन वन ऑफ द 4 रनर्स इन द पावर सेक्टर फॉर मोर देन 101 ईयर्स। 101 साल से ज़्यादा तक ये कंपनी, आपकी जो कंपनी है, यानी कि ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, ये जो IPCL जो कंपनी है, ये वन ऑफ द 4 मेजर पावर रनर्स में से है जो कि अच्छा बिजनेस कर रही हैं। और यहां आप नीचे देख सकते हैं कि कंपनी का, योर कंपनी इज वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट पावर यूटिलिटीज टू साइन अ पावर परचेज अग्रीमेंट विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया for purchase of 100 megawatt renewable hybrid power with continuous focus on increasing its renewable energy purchases. IPCL has a target to purchase at least 40% of its total electricity from renewables by 2024। यानी कि वो 40% तक की टोटल इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से ही कंज्यूम और परचेज करने वाले हैं 2024 तक। और 100 मेगावाट से तो इनका ऑलरेडी अग्रीमेंट उन्होंने साइन कर दिया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। तो यहां पर इस लाइन से हमें यह पता चला है कि कंपनी आगे फ्यूचर में और ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करने वाली है, और उसने अभी से ही शुरुआत कर दी है। 2nd क्वार्टर में भी हमने उसका रिजल्ट देखा कि यहां पर 12 करोड़ की ज्यादा उसने एनर्जी परचेज करी है। अब जहां कंपनी का जो रेवेन्यू, जो टोटल उसका प्रॉफिट है वो 156 करोड़ का है, वहीं अगर वो 12 करोड़ सीधा एनर्जी परचेज में लगा रहा है, मतलब ये सोचने वाली बात है, कंपनी फ्यूचर का अच्छा खासा पर्सपेक्टिव लेकर चल रही है। MD के व्यूज भी अच्छे खासे इसमें हैं, वो आप यहां पर एनुअल रिपोर्ट में स्टडी कर सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जो कंपनी के बारे में आपको फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बताएं, ये चीजें आपको डिटेल में यहां से एनुअल रिपोर्ट से समझ में आने वाली है कि MD के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें मेंशन कर दी हो जो कि आपको इनकम रिपोर्ट में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, या फिर उसके फ्यूचर प्लानिंग्स। तो इस तरीके से आप समझकर और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। इस कंपनी का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप यही पर्सपेक्टिव से, आप इसी को विजन लेकर बाकी सभी कंपनीज में भी आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस सेम इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये था आपका डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो, जहां पर आपने देखा पीई रेशियो, पीबी रेशियोज, बाकी सभी रेशियोज, इनकम रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे आप डिटेल्ड में स्टडी कर सकते हो। अब स्वॉट रूल के अकॉर्डिंग, अगर आप नहीं जानते स्वॉट रूल क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, जिससे हम किसी एक कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसका फ्यूचर पोटेंशियल, उसकी ग्रोथ, की कंपनी कितनी पोटेंशियल है, तो उसमें से हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस तो इन सभी चीजों में देख लिए। हम अगर अपॉर्चुनिटीज देखना चाहें तो उसके लिए मैंने और कुछ आर्टिकल्स रीड किए। आप भी गूगल पे स्टडी कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर एनर्जी कंपनीज, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनीज, या फिर पावर जनरेशन कंपनीज की क्या क्या फ्यूचर में कुछ अच्छे रूल्स या फिर कुछ ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ सकती हैं जो कि ऐसी कंपनीज को बहुत हद तक इंप्रूव कर देगी, उसके प्रोडक्शन में या फिर टैक्सेस में इंप्रूव करने वाली है, या उसके इनकम्स में उसको हेल्प करेगी। तो वो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके कुछ आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। एनर्जी के केस में हमने कुछ ऐसे आर्टिकल्स रीड किए जिसमें हमने देखा PLI स्कीम इंप्लीमेंट हुई है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स के लिए स्कीम निकाली गई है। इसी के साथ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 अभी रिव्यू में चल रहा है, अभी तक पास नहीं हुआ है, ये अभी भी रिव्यू में है। इस बिल के अकॉर्डिंगली अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर है वो डी लाइसेंस हो जाएगा। अब अगर ये सेक्टर डी लाइसेंस होता है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इस सेक्टर में आ सकते हैं। तो ये जो लाइसेंसिंग का, ये जो एंट्री बैरियर का जो मोड है पावर जनरेशन की सेक्टर में, वो भी
हटने वाला है, तो ये भी इकोनॉमिक मोड नहीं रहेगा इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के केस में। आईपीएससी के केस में हो सकता है आईपीएससी को यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा हो कि भाई अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, ह्यूज कॉम्पिटिटर्स की एंट्री पावर जनरेशन सेक्टर में नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है 2022 का, तो उसके बाद बहुत सारे न्यू कॉम्पिटिटर्स इस इंडस्ट्री में आने वाले हैं, तो इस कंपनी को बहुत लोगों से कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो ये भी एक इकोनॉमिक मोड, जो एंट्री बैरियर होता है वो उसका इकोनॉमिक मोड नहीं होगा। अगर आप नहीं जानते इकोनॉमिक मोड क्या होता है, उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप समझ सकते हैं कि यूनिक एडवांटेज होता है किसी भी बिजनेस का, जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा पकड़ मार्केट शेयर में बना के रखता है, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकता है। तो ये एक डर है, ये एक थ्रेट है इस कंपनी के लिए, ये एक बड़ा थ्रेट बनकर अभी कंपनी के सामने खड़ा है। तो ये एक थ्रेट हो गया कंपनी का। इसी के अलावा हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी में क्या है। अपॉर्चुनिटी में हमने देख लिया कि कंपनी जो है वो ज्यादा एनर्जी परचेज कर रही है। कंपनी के एमडी का बहुत अच्छा टारगेट है 2040 तक वो 40% रिन्यूएबल्स खरीदना चाहते हैं और उसको इनिशिएट भी कर चुके हैं। 12 करोड़ तक का उन्होंने अपना जो क्वार्टरली इनकम था वो उन्होंने डायरेक्टली डाइवर्ट कर दिया है एनर्जी परचेज के थ्रू। तो ये बहुत अच्छे स्टेप्स कंपनी ले रही है। अब बात आती है वीडियो के फाइनल पोर्शन की, इस पोर्शन की जिसका आप सभी लोग तहे दिल से इंतजार कर रहे होते कि अगर मेरा पर्सनल एडवाइस क्या होता, क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता या फिर नहीं करता। ये मेरा आपके लिए कोई सजेशन बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे पास, मान के चलिए मेरे पास अभी 20 लाख रुपीस है, तो क्या मैं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग करता या फिर नहीं। अब इसके मैं आपको दोनों फेजेस समझाने वाला हूं। पहला फेज, अगर मैं डिविडेंड, मुझे बहुत पसंद है जो कि है, तो मुझे तो डिविडेंड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसके पीयर्स भी डिविडेंड अच्छा देते हैं, तो ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो मेरा तो दिल रूठ गया है। मैं डिविडेंड के केस में तो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। अब दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए चलिए मुझे डिविडेंड नहीं पसंद, एक सेकंड के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि चलिए डिविडेंड मैं छोड़ने को तैयार हूं, मैं त्यागने को तैयार हूं, मैं अपने 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड भी नहीं लेना चाहता। तो मुझे ये कंपनी के बाकी फाइनेंशियल्स भी पसंद नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कंपनी का अभी पीई रेशियो इंक्रीज हो रखा है, कंपनी ओवर प्राइस चल सकती है क्योंकि अभी ओवर बाइंग हो रही है। कंपनी का अभी 4 पॉइंट इंक्रीज हुआ है, 20% कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो ओवर बाइंग चल रही है। चलिए एक सेकंड के लिए ये भी मान लेते हैं कि चलो अभी कंपनी का जो प्राइस है वो इंप्रूव हुआ है, इसलिए ओवर बाइंग हो रही है। तो अब अगर मैं पीबी रेशियो पे जाऊं तो पीबी रेशियो भी कंपनी का बहुत ही ज्यादा है। बाकी पीएस के कंपैरिजन में कंपनी के पास एक शेयर के पीछे जो नंबर ऑफ एसेट, जो वर्थ ऑफ एसेट है वो बहुत कम है। तो कंपनी के पास एसेट्स भी बहुत कम है, करीब 16 रुपए की बुक वैल्यू है, जहां पर बाकी पीयर्स की 100 रुपए, 200, 300 रुपए की बुक वैल्यू है। वहीं इस कंपनी की 16 रुपीस के एसेट्स हैं एक शेयर के पीछे, जो मुझे पसंद नहीं आएंगे। अब अगर चलिए मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए ये कंपनी इतने सालों से, 102 सालों से मार्केट में है और कंपनी के पास इतने कम एसेट्स हैं, तो ये सोचने वाली बात तो है। अब अगर मान लेते हैं, चलिए एसेट्स का भी पॉइंट में एक सेकंड के लिए भूल जाता हूं, मिटा देता हूं अपने माइंड से। अगर मैं मान लेता हूं चलिए एसेट भी अगर मैंने इग्नोर कर दिया, तो इसके बाद कंपनी की जो ग्रोथ है, जो कॉम्पिटिटर्स है, कंपनी का जो थ्रेट अभी हमने डिस्कस किया, तो वो थ्रेट भी ज्यादा है। और अभी के टाइम पे आप मान के चलिए कि अगर होता है कि 1 साल बाद वो रूल पास हो जाता है, तो बहुत कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आएंगे, तो इसका सर्वाइव करना मुश्किल होगा और मल्टी बैगर स्टॉक बनना, मल्टी बैगर की कंडीशन में आना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में पावर जनरेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। प्लस कंपनी में प्लेजिंग है, 62 से ज्यादा परसेंटेज की यहाँ पर कंपनी में प्लेजिंग हमने देखी, जो कि बहुत गलत बात है। प्लेजिंग होना भी एक नेगेटिव सिंबल, इसका बहुत ह्यूज नेगेटिव सिंबल दिखा रहा है। पॉजिटिव पॉइंट्स की मैं बात करूं तो हाँ, कंपनी एनर्जी परचेज कर रही है, कंपनी फ्यूचर का सोच रही है। ये मैं एनुअल रिपोर्ट देखकर समझ गया कि हाँ, एमडी का विजन भी उस तरफ है, प्लस कंपनी ने क्वार्टर बाय क्वार्टर अपनी एनर्जी परचेज की तरफ जो रेवेन्यू गया है वो भी ज्यादा गया है। तो कंपनी फ्यूचर का तो सोच रही है, लेकिन एज पर द करंट सिचुएशंस अगर मैं देखना चाहूं तो मैं इस कंपनी में पहली बार इन्वेस्ट नहीं करता। अब अगर ये प्राइस हाइक की बात करें कि इसी फ्राइडे 26 नवंबर को जो इसका प्राइस 4 पॉइंट्स ऊपर गया है, 20% का जो इसमें ग्रोथ आया है, क्या इसको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिला है? क्या इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है?
कि इसका जो प्राइस है वो इतना ऊपर चले जाए, ऐसा कोई भी न्यूज़ अभी इस कंपनी का नहीं आया है। ना तो इसकी वेबसाइट में आप देखेंगे, ना ही कोई गूगल पे आपको इसका कोई ऐसा न्यूज़ या फिर न्यू एक्विजिशंस या फिर न्यू इसके मॉडल्स या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी निकली हो जिससे उसको बहुत ह्यूज प्रॉफिट हुआ हो, ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आई है। तो ये हो सकता है कि ओवर बाइंग शुरू हुई और उसी की वजह से इसका प्राइस इंप्रूव हुआ है। तो ऐसा कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है जो इतने बड़े प्राइस के लिए इसको सपोर्ट करें। तो ज्यादा से ज्यादा मैं तो आपको यही कहूंगा, मेरे प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंगली ये प्राइस जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28 से 30 तक जा सकता है, वो भी अगले 2 सालों में। लेकिन उससे ज्यादा इस स्टॉक से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आज की बात करें, नवंबर 28 की बात करें, तो अगले दिसंबर तक, अगले महीने तक आप देखेंगे कि ये स्टॉक का प्राइस 25 से या 26 से तो नीचे ही होगा। उससे ऊपर जाने की संभावना इसकी नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली कोविड का एक न्यू वेरिएंट मिला है मार्केट में और उसकी वजह से मार्केट 1600 पॉइंट्स डाउन है। फ्राइडे के दिन, ओनली एक ट्रेडिंग सेशन के दिन 1600 पॉइंट्स डाउन जा चुका है। तो इस स्टॉक में भी मंडे या ट्यूसडे को अच्छा वेरिएशन आने वाला है। तो दिसंबर तक तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये स्टॉक 25 या 26 के ऊपर जा पाए। तो मेरा प्रेडिक्शन तो यही कहता है कि ये स्टॉक में डिक्लाइन तो आएगा। और प्लस अगर फ्यूचर की बात करें तो इसका मल्टी बैगर रिटर्न्स देने जैसा फ्यूचर मुझे तो नहीं लगता है। तो मैं तो इस स्टॉक को पास करना ही सोचूंगा, इसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। इसी के जैसे आप भी सभी स्टॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। आप हर एक रेशियो को, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को, एनुअल रिपोर्ट्स को अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। गूगल पे जाके उसकी न्यूज़ चेक कर सकते हैं कि इसके स्टॉक प्राइसेस पहले अगर डाउन गए थे तो क्यों गए थे। अगर ये कंपनी 100-200 सालों से है तो अभी तक इसका प्राइस क्यों 25 रुपये ही है, क्यों इसकी बुक वैल्यू 16 रुपये ही है। आपको ये सभी चीज़ें डिटेल में इस तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, बट स्टिल मैं आपके लिए ये सभी चीज़ें डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपका पैसा कभी भी वो जो फेक कॉल्स या प्रीमियम कॉल्स होते हैं उससे कभी भी बर्बाद ना हो। आप अच्छी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखिए और अपना जो हार्ड वर्क का पैसा है, अपनी दिन रात की जो मेहनत का पैसा है, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे भले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं आगे के इसी प्लेलिस्ट में जो नए वीडियोस आएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलने वाले हैं। लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक्स मिलेंगे और मैं आपको शो करूंगा कि क्यों मैंने आपको कहा है कि वो मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो आने वाले कुछ वीडियोस में आपके लिए बहुत एक्साइटमेंट और ज्यादा होगा और इतने वीडियो लंबे नहीं होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उसको शॉर्ट में ही रखूं जिससे आप ऑलरेडी इस वीडियो से सभी चीजें सीख जाएंगे। चलिए, आपको अगर ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला हो तो जरूर अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। प्लीज सबका पैसा बचाइए। बहुत लोग हैं जो कि मार्केट में अपना पैसा खो रहे हैं। बहुत फेक ट्रेडर्स हैं, बहुत फेक स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि फेक कॉल्स देकर बहुत लोगों का पैसा गंवा रहे हैं। तो प्लीज हमारी मदद कीजिए और ये जो वीडियो है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, इसको सभी लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। चलिए, ख्याल रखिए अपना, अपने चाहने वालों का, सभी लोगों का, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। नमस्कार।